तो बच्चों, दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह और आज हम हैं एनसीईआरटी सवालों के साथ। सवाल संख्या 1.31 था। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks, so-called up quarks each denoted by U of charge plus 2 by 3 and the down quarks denoted by D of charge minus 1 by 3. Together types have also been found which gives rise to different unusual varieties of matter suggest a possible quark composition of proton and neutron. तो ये सवाल इतनी लंबी चौड़ी इतिहास लिखा हुआ है। हमारे लेक्चर में हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट से बना है उसका नाम है क्वार्क्स, और क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, अप और डाउन। यही चीज इसमें सवाल किया जा रहा है कि प्रोटॉन कितने क्वार्क से बने हैं और न्यूट्रॉन भी कौन कौन क्वार्क के कंपोजिशन से बने हैं, इसको आप बताइए। और ये तो कंफर्म है कि चाहे प्रोटॉन की बात है या न्यूट्रॉन की बात है, ये रख रहा है 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स इच। मतलब प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं। पहले हम प्रोटॉन का देखते हैं। 3 क्वार्क्स है, इसमें क्वार्क्स की संख्या है 3। अब 3 में यह बताना है बेसिकली आपको कितना अप होगा कितना डाउन होगा, क्योंकि इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 अप 1 डाउन या 2 डाउन 1 अप। तो क्या होगा ये हम एग्जैक्ट पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? लेट अप नंबर जो है उसकी संख्या x मान लेते हैं, डाउन नंबर है उसकी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है। अब आप प्रोटॉन को x अप वाला का जो चार्ज है x इंटू 2/3e, और डाउन वाला का जो चार्ज है यहां से लिखिए y इंटू e/3। ये जो टोटल चार्ज होगा वो कितने के बराबर होगा? तो निश्चित रूप से ये 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉमेरिकली बराबर होता है, बस प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, इसलिए ई के बराबर नहीं। तो यहां से ई कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 2x, यहां से 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। और दूसरा बच्चों, जब x और y, x अप है और y डाउन है, दोनों प्रोटॉन जो बना है वो 3 क्वार्क से बना है। इसका मतलब है कि x यानी क्वार्क्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसको इक्वेशन 2 बना दो, और अब इसी दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 2x 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच? 2 हो जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो y इज इक्वल टू 1, यानी किससे बनेगा? अप डाउन। ये कंफर्म हो गया, क्योंकि x को हमने क्या माना था? अप। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2, तो y कितनी हो जाएगी? 1। कैसे? क्योंकि x प्लस y बराबर 3, तो x का y का वैल्यू आप इसमें x का वैल्यू रखो 2, तो y यहां से 1 निकल जाएगा। तो इसलिए अप डाउन, यानी 2 अप 1 डाउन से मिलके प्रोटॉन बना है। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो कितने अप कितने डाउन से मिलकर बनाएंगे हम। दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट है न्यूट्रॉन, ये भी 3 से ही बना है। तो आप क्या करेंगे फिर? आप आपको मान लीजिए x, वही वाला बात सिमिलरली, और डाउन को मान लीजिए y, और क्या लिखेंगे? x इंटू 2/3, क्योंकि आपका चार्ज इतना ही है, माइनस y इंटू e/3, क्योंकि डाउन का था इतना है,
अब बराबर न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। तो फिर क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 2x/3 = y/3। इधर लेके चले जाइए, इक्वल टू 0 चुकी था, तो 2x/3 = y/3। और दूसरा इक्वेशन यानी 2x = y, इक्वेशन 1, और x + y = फिर से क्या होगा? 3, इक्वेशन 2। अब आप क्या करें? दोनों को ऐड कर दें तो y से y कट जाएगा, 2x x 3x = क्या हो जाएगा? 3। Therefore x = 1। तो x 1 हो गया, और x + y = चूंकि 3 है, x 1 हो गया तो 1 + y = 3। Therefore y = 2। तो आपके पास क्या बन गया? x जो हो गया 3 1, यानी कि x क्या था? अप डाउन डाउन। ये भी 3 कॉस से मिलकर बनाए, अप डाउन डाउन। तो इस तरह से कॉस का कंपोजिशन हमको पता लगाना था कि भाई प्रोटॉन किससे बने हैं और न्यूट्रॉन किससे बने हैं। तो प्रोटॉन भी 3 कोर से बने और न्यूट्रॉन भी 3 कोर से बने। फर्क क्या हुआ कि प्रोटॉन में अप अप डाउन और न्यूट्रॉन में डाउन डाउन सॉरी एक ही बात है, अप डाउन डाउन या फिर डाउन डाउन आप बोले एक ही बात है। तो ये मैं इसके बारे में मेंशन ऐसे किया था लेक्चर्स में, पर ये एनसीईआरटी के सवाल में दिया हुआ है, सवाल संख्या 1.31 जिसको मैंने डिस्कस किया। अगला सवाल, और ये 1.32 सवाल कह रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पे है कि किसी आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचा जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप दिखाइए कि इक्विलिब्रियम जो टेस्ट चार्ज है वो नेसेसरली अनस्टेबल होगा। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए E बराबर यहां पर 0 है और यहां पर कोई टेस्ट चार्ज को आप रखें, तो ये इक्विलिब्रियम निश्चित रूप से अनस्टेबल होगा। ये शो अप करना है। देखो बच्चों, ये सवाल थोड़ा समझना, इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होकर समझना पड़ेगा आपको, मैथमेटिकल नहीं, रीजनिंग वाला सवाल है ये। तो कैसे समझेंगे इसको आप? बड़ा आसान है। पहले तो तुम ये जानो, ये ऐसा सवाल मैं अपने लेक्चर में डाल चुका हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, और इस पर वेस्ट सवाल भी मैंने डाला हुआ है लेक्चर में। फिर भी आप यहाँ एनसीईआरटी का सवाल है तो मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देख लें, समझ जाए, बड़ा आसान है। ये अगर यहां पर जब E 0 होगा, हमने कहा E 0 है और यहां कोई चार्ज को रखे, तो चार्ज को आप इस तरफ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इस तरफ 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 ले जाएंगे, तो ये वापस इसी पॉइंट पर आने का टेंडेंसी रखेगा, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल हमने कहा था कि कोई मान लो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हो और उसको कोई मेडिकल का पार्ट पढ़ा जाए और वो डेविएट कर जाए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वो मेडिकल की बातें सुन करके वापस इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब वापस आ जाए अपने स्थान पर। तो चार्ज को यहाँ है और यहाँ से यहाँ मूव करके छोड़े वापस आ जाए, यहाँ मूव करके छोड़े वापस आ जाए, यहाँ मूव करके छोड़े वापस आ जाए, यहाँ मूव करके छोड़े वापस आ जाए। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ सिंपल ये है कि इसमें नल पॉइंट की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर का मतलब है वापस स्टोर कर लेना, यानी अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो रिस्टोर करने को, री माने दोबारा, स्टोर माने प्राप्त करना, यहां से वापस इसी को प्राप्त करने के लिए इधर फोर्स लगना चाहिए। आप ले गए इधर, फोर्स लगेगा इधर। यानी आप इसको इस तरह का फिगर देखिए कि अगर चार्ज को कहीं मूव करें तो ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वापस इसी दिशा में, इसी पॉइंट पर। यहां से आप इधर करके छोड़िए, 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 इधर छोड़िए, वापस यहीं आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स लगने का क्या सिग्निफिकेंस? रिस्टोरिंग फोर्स लगने का सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो निश्चित रूप से सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा।
ऐसे इस पॉइंट की तरफ, तभी तो इसको यहां पर लाया चार्ज को वापस। इसका मतलब है कि इसमें इनवर्ड फ्लक्स है, सारा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है, तो इसका फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव है। इसका मतलब इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव फ्लक्स। लेकिन इसके अंदर में क्या कोई चार्ज है? तो आंसर है नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। चार्ज तो है नहीं, चार्ज तो आपने टेस्ट चार्ज रखा है जो आ रहा है वापस। कहते हैं अगर आता, हमने एज्यूम किया, अगर हमने कहा कि जो टेस्ट चार्ज रखा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हमने ऐसा एज्यूमशन किया कि इसका मतलब ये है कि उस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो इट इज इम्पॉसिबल, इट बिकम्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिकॉज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल मैकेनिज्म, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना चाहिए। क्योंकि आप किसी ओरिएंटेशन में उसको मूव करके छोड़ोगे तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाना चाहिए, और ऐसा तभी होता है जब रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। इसका मतलब है कि इसमें नेट नेगेटिव फ्लक्स आ गया, मगर बिना चार्ज के फ्लक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर नेट फ्लक्स जीरो होना चाहिए। एक तरीके से मैं रिस्टोरिंग फोर्स लगा करके एक स्टेबल इक्विलिब्रियम करना चाहा तो उसमें हमको फ्लक्स आ गया नेगेटिव, और दूसरे तरीके से चूंकि इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, निश्चित रूप से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बच्चों, हम लोग कुछ ऐसे चीजों को प्रूफ करते हैं जिसमें कंट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं, मतलब जो नहीं उसको मान लेते हैं। अब मान लो किसी आदमी को प्रूफ करना है कि वो आदमी है, आप कहेंगे क्या प्रूफ करना, जब आदमी है ही तो आदमी को प्रूफ क्यों करना? नहीं, आप प्रूफ कर सकते हो। मान लो उस आदमी को बंदर है, आप फिर बंदर का गुण मिलाना शुरू करो, अन्ना मिले तो कहो कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब आदमी है। बस यही काम हमने यहां पर अभी किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, तो ये एक चीज हम समझ गए। इसका मतलब है कि अगर जहां पर नल पॉइंट है वहां कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो निश्चित रूप से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक पॉइंट तो ये हुआ जो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रही है दो पॉइंट्स को। और दूसरी बात पूछा है कि इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए आप एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन जो टू चार्ज का है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, कुछ डिस्टेंस पर अपार्ट है, मान लो ये दो चार्ज है प्लस ही मान लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसके बीच में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां पर कोई टेस्ट चार्ज को रखो तो कहता है इसको आप इस जो कंसेप्ट दिए कि इक्विलिब्रियम जो होगा जहां ई जीरो होगा, जहां नल पॉइंट होगा, वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको इस एग्जांपल से प्रूफ कर दीजिए। मतलब ये तो कॉन्सेप्ट दिया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निश्चित रूप से होगा, और इस एग्जांपल से वेरीफाई कर देंगे हम इसको। वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन इसको कह सकते हैं आप। तो इसको वेरीफाई करने वाले हैं। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं? अगर इस चार्ज को तुम इधर मूव किया और अगर छोड़ दोगे तो पहले तो ये चार्ज जितना फोर्स बीच में ही, चूंकि मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है हमारा, तो जितना ही फोर्स लगा रहा होगा उतना ही ये लगा रहा है। जब आप यहां से इसको शिफ्ट करके यहां ला दिया तो अब इसका डिस्टेंस घट गया, तो ये बड़ा फोर्स लगाएगा और ये छोटा फोर्स लगाएगा, तो ये बड़ा फोर्स लगाएगा तो ये वापस यहां ला देगा। यानी इसको अगर यहां से शिफ्ट करके यहां छोड़े तो वापस यहां आ गया, फिर इसको यहां से शिफ्ट करो यहां पर ला, तो ये डिस्टेंस छोटा हो गया। तो ये वाला उतना बढ़िया रिपल्सन नहीं कर रहा होगा, ये बढ़िया रिपल्सन कर रहा होगा ज्यादा। क्यों? डिस्टेंस कम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो इसलिए ये वापस यहां आ जाए। तो एक्स एक्सिस में इधर शिफ्ट किया तो रेस्टोरिंग इसके द्वारा लगा, फिर इधर शिफ्ट किया तो भी इसके द्वारा रेस्टोरिंग लगा, तो वापस यहां पर आ गया। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि लगता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में इधर मूव करके देख लिया, इधर मूव करके देख लिया, और स्टेबल का पहचान यही है कि किसी भी ओरिएंटेशन में मूव करें तो वापस अगर उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही पहचान है हमारा। तो हमको इसको देखने से खुश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको देखने से खुश हो जाएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। समझ में आया?
अगर आप इसको देखने से कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलती कर बैठेंगे वैसे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई किसी मेडिकल के परीक्षार्थी को, सॉरी इंजीनियरिंग के मेडिकल के पाठ पढ़ाया जाए अब वो डेविएट कर जाए तो अनस्टेबल है। लेकिन मान लो नहीं डेविएट किया, कुछ और बात करो, आईएएस की बात कर दो और वो चेंज कर जाए, यार ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन है, चलो उधर ही करते हैं, डीएम बनेंगे, तो वो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आप इसको बाई एक्सिस में शिफ्ट करके देखो, ऐसे बाई एक्सिस में जब शिफ्ट करोगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, ये क्या करेगा, इसको रिपेल, और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर, यानी बाई में जब शिफ्ट करेंगे तो वापस यहां नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों का फोर्स का इधर काम किया। तो एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम स्टेबल है, पर बाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, देयरफॉर सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये प्रूफ हुआ कि इस मिड पॉइंट पर ई जीरो था, नल पॉइंट था, जो ये केस में मैं दिखाया, नल पॉइंट होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हुआ। ये वेरीफाई कर दिया, ये जो है एग्जाम्पल वो इसको वेरिफिकेशन कर देता है। तो इससे बस कंक्लूजन इतना है कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो, नल पॉइंट हो, वहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो निश्चित रूप से अनस्टेबल होगा। और इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम लिया, इसके मिड पॉइंट पर नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ, यहां से टेस्ट चार्ज को मूव करके हमने देखा तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। एक्स एक्सिस में तो हुआ पर वाई एक्सिस में नहीं हुआ, इसलिए ये इसे वेरीफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1.33, इसमें 2 प्लेट्स है, मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट्स और एक नेगेटिव प्लेट्स ऐसा, और एक मास का चार्ज है जो -q चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है, और यहां से ये प्लेट्स की जो लेंथ है वो l है, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही, आप जानते ही हैं। ये चार्ज इस तरह से Vx स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये चार्ज ऐसे जाना चाहता है, मगर पॉजिटिव प्लेट इसको बार बार खींचेगा तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ऐसे। तो यही कहता है ये कि बाई डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होगा ये आपको निकालना है। ये प्रोजेक्टाइल के मोशन जैसा हो गया, ये ट्राजेक्टरी मोशन जैसा हो गया, तो इसको आपको बतानी है। कैसे बताओगे? तो आप समझ लो, बहुत सिंपल है। पहली बात कि जिस समय इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया था उस समय इसके पास सिर्फ Vx था, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आ रहा है वो एक एक्सेलरेशन आ रहा है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, QE/m, या m है, मास m ही है तो m ले लीजिए। तो यानी एक्सेलरेशन जो हो गया QE/m, और यहां से यहां तक क्रॉस करने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस क्रॉस करेगा उसको क्रॉस कौन करवाएगा, ये Vx जो x एक्सिस में लग रहा है वही उसको क्रॉस करवाएगा। कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि x एक्सिस के तरफ कितना काम कर रहा है, तो कंप्लीट Vx, क्योंकि शुरू में कंप्लीट Vx ऐसे है, बाद में एक्सेलरेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जो फोर्स लग रहा है इस पर, जिसकी एक्सेलरेशन QE/m है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसमें वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में आता गया। तो बाद में इसमें बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आया है, शुरुआत में नहीं, और यहां से यहां तक की जो दूरी कवर करेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट Vx होगा, और ये जो करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट Vy होगा, मतलब बाई एक्सिस में। तो यहां से यहां तक इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इसका स्पीड Vx कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन या फोर्स जो लग रहा है वो बाई एक्सिस में लग रहा है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इस पर फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन भी उल्टा दिशा में लगेगा, क्योंकि F बराबर आप पढ़े हो Q/E, इसी के सहारा लिया हम लोग, F बराबर m बराबर Q/E, तो A बराबर क्या हो गया, QE/m, यही मैं इसको यहां लिखा हूं।
और ये भी हम लोग जानते हैं, बहुत बार डिस्कस किया हमने कि अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज रखोगे तो इस पर QE इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, माइनस रखोगे तो इस पर QE इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में माइनस Q पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में। सो हमने दिखा दिया। तो यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा इसको, उतना टाइम में जितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा, यही हमको निकालना है। तो टाइम आप कैसे निकालोगे? टाइम निकालोगे L/Vx करके। L क्या हो गया? लेंथ, अब Vx कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक निकलने में टाइम कितना लगेगा? L/Vx। अब आप ये निकालना है, ये बाई, तो बाई को लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू U/T प्लस हाफ A/T स्क्वायर। U बाई मतलब वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस में U बाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, A का वैल्यू यहां से लिख दीजिए QE/M, T का वैल्यू यहां से लिख दीजिए L/Vx, इसका होल स्क्वायर। यही y निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो था नहीं, बाद में ना आया बाई एक्सिस में इस एक्सेलरेशन के वजह से। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया और तब आपके पास आ गया y इज इक्वल टू हाफ QE/M इंटू L स्क्वायर Vx का स्क्वायर। यही शायद हम लोग को शो अप करना था, सो ये शो अप हो गया, दिखाना था, सो ये हो गया। दिस इज योर आंसर। एडिशनल क्वेश्चन का ये 1.33 था और इसके अलावा एक और सवाल 1.334 है, लेकिन यही सवाल है, इसमें नॉमेरिकल डेटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज का कुछ भी दिया हुआ है उसमें, और वो नॉमेरिकल वैल्यू इसमें से निकालना है, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसलिए वो कोई नई सवाल नहीं है, इसलिए मैं वो सवाल छोड़ दिया और 1.33 तक आपको बता दिया। और इसी के साथ चैप्टर 1 का एडिशनल सवाल NCERT का आज खत्म हो गया। थैंक यू।